नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग आफ्टर पटवार यानी पटवार के एग्ज़ाम के बाद में पटवार में आए हुए सभी साइंस के क्वेश्चन के ऊपर मैं कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रत्येक प्रश्न को हम देखेंगे कि उसमें ऑप्शन जो था वो किस प्रकार से हल करना था या किस प्रकार से आपने प्रश्न करने थे। लेकिन हाँ, एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो हमारे जो विद्यार्थी थे ऑफलाइन बैच के, उन विद्यार्थियों को कम्प्लीटली फ़ायदा हुआ। और अगर किसी एग्ज़ाम में 8-9 क्वेश्चन भी थे तो मोस्टली ये मान के चलें कि इक्का दुक्का किसी ने गलत किया, बाकी लगभग सभी बच्चों ने जो है क्वेश्चन सारे सही किए। तो उम्मीद तो ये है कि अपनी संस्था से अब की बार कम से कम 15 से 20 पटवार तो हम जो है राजस्थान सरकार को देने वाले हैं। बाकी किस्मत देखेंगे बच्चों की किस प्रकार से जो है वो अपना जो है परिणाम लेके आते हैं हमारे सामने। चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको साइंस के जो क्वेश्चन है पहली शिफ्ट के, फिर दूसरी शिफ्ट के, फिर तीसरी और फिर चौथी, है ना, जो 23 और 24 तारीख को दो शिफ्टों में पेपर हुए थे, उनमें पहली शिफ्ट में आए हुए जो कुछ क्वेश्चन है उनका मैं एनालिसिस कर देता हूँ, समझ लेना सभी। जैसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था आप लोगों से कि वो कौन सा समय है जब पौधे न तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही CO2, है ना। तो इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि जब पौधे न तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही CO2 छोड़ते हैं, है ना। ऑक्सीजन और CO2 मतलब दोनों ही हाँ, ये याद रखना, जब पौधे न तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं न CO2, ठीक है, न तो ऑक्सीजन और न ही CO2 छोड़ते हैं। ओके, ये वाला है। तो इसमें देखिए ऑप्शन था जैसे मतलब सांध्य प्रकाश है, मध्याह्न दिवस प्रकाश है, ऐसे करके था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने पास है सांध्य प्रकाश। वास्तव में इसका जो सही आंसर है वो है सांध्य प्रकाश, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अब सांध्य प्रकाश का मतलब क्या है? सांध्य प्रकाश का मतलब है संध्या का समय, है ना, संध्या का समय। तो देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि संध्या का समय। संध्या का समय इसमें उत्तर क्यों बनेगा उसके ऊपर थोड़ा देखिए। यानी संध्या का जब समय होगा तो प्रकाश जो है, प्रकाश की मात्रा जो होगी वो क्या होगी? कम मात्रा होगी। जब प्रकाश की मात्रा कम होगी तो उस वक्त प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना है ना, एक्सप्लेनेशन समझो कि वास्तव में ये है क्या, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगी, है ना, तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ग्लूकोज भी नहीं बनेगा, ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं होगा तो श्वसन भी नहीं होगा, और श्वसन नहीं होगा तो CO2 गैस जो है ये भी नहीं बनेगी। क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगर कोई जो है प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्य विज्ञान को अच्छी तरह से जानता है तो वो बच्चा इस प्रश्न का हल निकाल सकता था, है ना। दोबारा समझिए कि जब संध्या का प्रकाश होता है ना, शाम जब ढलती है तो उस वक्त आपने नोटिस किया होगा कि प्रकाश की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। उस दौरान प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये हम जानते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस कैसे प्रोड्यूस होगी? नंबर एक बात। दूसरी बात है, जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो ग्लूकोज भी नहीं होगा, है ना, और जब ग्लूकोज नहीं होगा तो श्वसन किस प्रकार से होगा? और साथ ही ग्लूकोज भी नहीं होगा और ऑक्सीजन भी नहीं होगी, है ना। तो श्वसन में जो है पादप कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो श्वसन कहाँ से हो जाएगा? जब ग्लूकोज ही नहीं होगा तो श्वसन कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो ग्लूकोज की कमी और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से श्वसन नहीं हो पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये हमारा जो है पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न था। ये जो है इसका मैंने आपको आंसर हल करवा दिया, ठीक है ना, अच्छे लेवल का प्रश्न था, ध्यान रखना इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक फिजिक्स का क्वेश्चन था बेसिक, मैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, उसको भी थोड़ा समझ लेना कि जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो किस कारण जो है वो मतलब बड़ा दिखाई देता है? चंद्रमा क्षितिज पर बड़ा दिखाई देता है ना, तो कारण बताना है। अच्छा, सबसे पहली बात, क्षितिज कहते किसको है? क्षितिज वो होता है जो धरती का और आसमान का, जिसको अपने मिलान बिंदु कह सकते हैं, है ना। कुछ दूरी पर आपको ऐसे प्रतीत होता है कि जो धरातल है और आसमान है वो मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं।
और उस क्षितिज में जो है चंद्रमा काफ़ी थोड़ा सा बड़ा जो है वो प्रतीत होता है। तो मतलब जब आपको वो बड़ा प्रतीत होता है तो इसका मतलब वहाँ पर प्रकाश की कौन सी घटना जो है उसको देखा जाता है, तो आप बताएंगे अपवर्तन। समझ गए ना। इसमें आप लोग ये भी पढ़ते हैं कि सूर्य की आभासी स्थिति, सूर्य की आभासी स्थिति ये जो है ये भी अपने इसमें पॉइंट बन सकता है। सूर्य की आभासी स्थिति कब? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। जब सूर्यास्त होता है तो उसके कुछ समय के बाद भी और सूर्योदय होने से कुछ समय पहले भी सूर्य जो है हमें दिखाई देता है ना। तो उसकी आभासी स्थिति भी किसके कारण है? अपवर्तन के कारण। और चंद्रमा का क्षितिज से बड़ा जो है, क्षितिज पर बड़ा दिखाई देना, ये भी क्या है? अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोगों ने हल किया। इसके बाद में देखिएगा आप, एक क्वेश्चन और था हीमोग्लोबिन की मात्रा, है ना। ये तो भाई कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा गया था। तो इसमें तो बड़ा देखो सिंपल बात है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा ऑप्शन 22 से 28, 6 से 8, 13 से 18, 19 से 22 ऐसे दे रखे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें क्या हो जाएगा? 13 से 18 ग्राम प्रति डेकालीटर। अब आप देखिए यहाँ पर तो क्या प्रति 100 ml ब्लड ऐसे दे रखा है ना। तो आप ऐसा समझिए कि जो मूल जो इसका यूनिट होता है वो यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वो डेकालीटर होता है ना। प्रति 100 ml ऐसे नहीं बोलते, डेकालीटर बोलते हैं। बट डेकालीटर, डेका का मतलब क्या है? 10वां, है ना। लीटर का मतलब लीटर ही होगा। अब आप ये देखिए इसका मतलब होता है लीटर का 10वां भाग या 10वां हिस्सा। अब आप खुद समझिए लीटर का जो इकाई होती है वो क्या होती है? मिलीलीटर। तो 1 लीटर में क्योंकि 1000 ml होते हैं तो फिर इसका 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा, है ना। तो बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी? तो 13 से 18 ग्राम प्रति डेकालीटर, यानी प्रति 100 ml ब्लड के अंदर 13 से 18 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये भी अपने पटवार के पेपर में पूछा गया था, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, जो अपने आप में बढ़िया लेवल पर जो है प्रश्न पूछा गया था। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि एक शब्द आता है इसमें वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, है ना। बहुत बढ़िया, मतलब जिसका लेवल काफ़ी अच्छा था। तो इससे ये पूछा है कि वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका संबंध क्या है। तो वैक्सीनेशन शब्द जो है इसका मतलब अर्थ जो है ना, इसके बारे में अपने को बात करनी थी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वैक्सीन जो शब्द है ये शब्द लुईस पास्चर ने यूज किया था, ठीक है ना। यानी वैक्सीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लुईस पास्चर ने। और लुईस पास्चर ने इस शब्द की उत्पत्ति किससे की थी? वैका। यानी कि वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? वैका शब्द से। और वैका शब्द का मीनिंग ही क्या होता है? काउ, यानी कि गाय, ठीक है ना। और ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों ने गाय किया होगा किसी ने, लेकिन चांस कम ही है क्योंकि बाकी इसमें दरियाई घोड़ा, कुत्ता, घोड़ा ऐसे दे रखा है, तो कईयों ने कुत्ता भी किया होगा, जो गलत है। और इसके अंदर वास्तविक आंसर क्या है? वो है गाय, क्योंकि वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति वैका शब्द से हुई है और वैका शब्द का अर्थ क्या है? गाय है। और वैक्सीन शब्द किसने प्रयोग में लिया था? लुईस पास्चर ने, है ना। और इसके बारे में मैं एक बात और बता देता हूँ। फर्स्ट रियल वैक्सीन, फर्स्ट रियल वैक्सीन जो है ये भी किसने तैयार किया था? लुईस पास्चर ने ही तैयार किया था। और जो लुईस पास्चर ने पहला रियल वैक्सीन तैयार किया था वो था हेजा का वैक्सीन, जिसको अपने क्या बोलते हैं? कोलेरा वैक्सीन बोलते हैं। और उस समय ये कोलेरा वैक्सीन जो था वो मुर्गियों के अंदर देखा जाने वाला प्रमुख रोग माना गया था। ये बात है 1880 यानी 1880 की। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और इस शब्द का अर्थ जो है ये 12th क्लास में ही दिया है, इससे पहले दिया हुआ नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रश्न का लेवल वास्तव में बहुत बढ़िया था, है ना। तो ये बात भी अपने को याद रखना है। हाँ, एक और बता देता हूँ, जो वैक्सीनेशन है इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें सबसे पहले किसने दी थी? तो वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देने वाला साइंटिस्ट कौन था? एडवर्ड जेनर था, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और मुझे काफ़ी ठीक लगा ये प्रश्न, क्योंकि ये भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न था, तो पूछा भी गया। हाँ, इसके बाद में एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, है ना, सुमेलित करना था। तो जैसे देखिए एक प्रश्न था इसमें एपीकल्चर। एपीकल्चर, देखो कल्चर का मतलब होता है संवर्धन करना, यानी संख्या में वृद्धि करना, अपने व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए वृद्धि करना, व्यापारिक महत्व के लिए वृद्धि करना। और इसमें देखो दूसरा लेटर क्या है? एपी। तो एपी शब्द जो बना है वो बना है एपिस इंडिका से, याद रखना।
एपिस इंडिका से। और एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी, एपिस डोर्सेटा, ये सब क्या होते हैं? मधुमक्खियों के वैज्ञानिक नाम होते हैं, ठीक है ना। ये होती है मधुमक्खी। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो एपिस शब्द है, ये एपिस शब्द वो किसके लिए लिया गया है? मधुमक्खी के लिए। तो एपीकल्चर का संबंध जो है वो निश्चित रूप से जो है वो किसके लिए लिया जाएगा? मधुमक्खी पालन के लिए यूज किया जाएगा, है ना। अब एक देखो इसमें और है, वो है सिल्वीकल्चर। ये भी एक बड़ा कॉमन बात थी, सिल्वीकल्चर। तो याद रखना सिल्वीकल्चर जो है वो हम किसको कहते हैं? वनों की खेती, है ना। अधिक से अधिक पादप उगाना, नर्सरी तैयार करना, नर्सरी के अंदर प्लांट्स को उगाना, प्लांटेशन करना, ये सब क्या होता है? वनों की खेती के अंतर्गत आ जाता है ना। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और जो है अपने इसमें पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, विटीकल्चर। तो विटीकल्चर भी क्यों बना ये भी देख लीजिए आप। विटी शब्द बना है वाइटिस शब्द से, वाइटिस से विनीफेरा शब्द से। और वाइटिस विनीफेरा अपने किसको कहते हैं? ये अंगूर का वैज्ञानिक नाम है साथियों ना। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वाइटिस विनीफेरा। इसलिए अंगूर की खेती जो होती है ना, उसके लिए कौन सा शब्द जो है वो प्रयोग में लिया गया था? तो आप याद रखेंगे कि इसके लिए विटीकल्चर शब्द को प्रयोग में लिया गया था। इसी प्रकार से सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, है ना, ऐसे करके बहुत सारे कल्चर जो हैं वो अपने यूज किया करते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है काफ़ी एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, तो इसके बारे में मैंने जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया। और एक मैं आपको और बता देता हूँ इसमें, हाँ, एक ये था कि कोई मधुमेह का रोगी है ना, मधुमेह जो रोगी है व्यक्ति, इस मधुमेह रोगी में शुगर की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है मतलब उसको मेजरमेंट में लिया गया है? शुगर टेस्ट। तो शुगर टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें टेस्ट जो फेमस है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो इसमें अंदर काम आएगा। कुछ लोग जो है बारफोर्ड टेस्ट जो है उसको भी शो कर रहे हैं, तो बारफोर्ड टेस्ट जो है वो इसके लिए सही टेस्ट नहीं है। बारफोर्ड टेस्ट जो है मोनोसैकेराइड शुगर्स जो होती है, यानी कि जो मतलब फ्रक्टोज शुगर है, ग्लूकोज शुगर है, ग्लैक्टोज शुगर है, उनकी जांच करने के लिए जो बारफोर्ड टेस्ट को यूज़ किया जाता है। जबकि बेनेडिक्ट टेस्ट जो होती है ये डायबिटीज़ के रोगी के अंदर शुगर टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ग्लूकोमीटर की सहायता से अपने ग्लूकोज का पैमाना नापा करते हैं। तो एक ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फल पकवन ऐसे है ना, मतलब फलों का पकना, है ना। तो फलों के पकाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो याद रखना यहाँ पर हमें पूछा गया था, कुछ गैसें उसमें दे रखी थी, जैसे एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ऐसे करके कुछ हार्मोन दे रखे थे। तो इसमें जो है वो कौन सा हार्मोन काम आएगा? एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन एकमात्र गैसीय हार्मोन है और इसका जो संबंध है वो निश्चित रूप से किसके लिए लिया गया है? फलों के पकाने से संबंधित जो है इसको मतलब देखा जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया, और इस क्वेश्चन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है एग्जाम्स में, बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है। एक दो टेस्ट और थे इसमें, एक दो इसमें हार्मोन और थे, जिसमें एक अपने पढ़ा करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। मैं सबके थोड़े से एग्जाम्पल दे देता हूँ। साइटोकाइनिन हार्मोन का सीधा संबंध है कोशिका विभाजन से। तो प्लांट्स में कोशिका विभाजन को महत्व देने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। दूसरा एक है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है यह एक कवक से उत्पन्न हार्मोन माना जाता है, कवक से उत्पन्न हार्मोन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, देखिए 2020 से और 2019 से। ये 2020 का तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम और 2019 का लैब असिस्टेंट का एग्जाम, इन दोनों एग्जाम्स में ये जिब्रेलिन हार्मोन जो ये पूछा गया था, क्योंकि जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक एक कवक से उत्पन्न किया जाने वाला एक प्रमुख हार्मोन है। और एक हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है इसका संबंध जो है वो पादप में कहाँ से लिया गया है? वृद्धि से। तो पादप की वृद्धि से संबंधित जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। तो साथियों ये जो मैंने जो शिफ्ट फर्स्ट थी, यानी जो 23 तारीख वाला पहला पेपर जो था उसके जो क्वेश्चन है उनका मैंने जो है आपको हल बता दिया और समझा भी दिया कि वास्तव में उनके जो उत्तर है वो क्यों है ऐसे, ठीक है ना। अकेला निशान लगाने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत प्रत्येक टेस्ट या प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होनी जरूरी है, वरना तो फिर अपने निशान तो हर किसी ने लगाए ही हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो अपने क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उस ऑप्शन को मतलब और अधिक बेस्ट और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और देखिए इसके अंदर जो सेकंड है उसके बारे में अपने को बात करनी है, ठीक है ना। जैसे सेकंड पारी में एक तो रतौंधी वाला क्वेश्चन, मैं हमेशा हंसा करता हूं कि इस क्वेश्चन का वास्तव में कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, ठीक है ना।
तो एक तो ये वाला अपने को नोटिस करना है कि एनीमिया रोग, एक एनीमिया भी पूछा गया था, देखो है ना, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था। तो इनके ऊपर भी अपने जो है एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन से प्रश्नों के अंदर अपने को कौन सा जो है ऑप्शन बनाना है। जैसे रतौंधी की कमी के कारण, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी तो विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है। हम लोग इसको सबसे बेस्ट तो हम लोग इसी चीज़ को जानते हैं, है ना, तो कोई बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो जो शिफ्ट सेकंड थी यानी 2 नंबर पारी थी, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन है रतौंधी वाला। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। सिंपल क्वेश्चन, कोई एक्सप्लेनेशन करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा ही साधारण और बेसिक क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था। उसमें एक आपको मैं और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन था कि कौन सा एसिड किस प्रकार के घटक के अंदर देखा गया है। तो एक तो ये क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल जो है वो किस में होता है? सिट्रस फ्रूट में होता है, यानी सिट्रस फलों में होता है, ठीक है ना, सिट्रस फलों में। और सिट्रस फल किसको कहते हैं? जैसे नींबू वर्गीय फल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें नींबू भी ऑप्शन दे रखा है। एक आप देखिए, एक इसमें अपने पास और है, जैसे ब्यूटायरिक एसिड। तो आप ये भी याद रखें कि ब्यूटायरिक एसिड जो होता है वो मतलब बनता है कब? जब मक्खन सड़ता है। तो मक्खन के सड़ने पर कौन सा अम्ल बनता है? तो ब्यूटायरिक अम्ल। इसमें क्या है? बैसिलस ब्यूटारिकम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो मक्खन को सड़ाकर ब्यूटायरिक अम्ल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। एक 3 नंबर और मैं आपको बता देता हूँ, एसिटिक अम्ल। और ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल जो है वो किस में होता है? सिरका में, ठीक है ना, सिरका के अंदर इसको देखा जाता है। और एक बात और याद रखना, एसिटिक एसिड का जो अपने एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का 3 से 4% सॉल्यूशन, 3 से 4% विलयन जो है उसी को हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। और यह है परिरक्षक पदार्थ, प्रिजर्वेटिव मटेरियल के रूप में फेमस होता है। और एक इसमें और था जिसका नाम था लैक्टिक एसिड। बड़ा कॉमन जो है ये क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड जो होता है साथियों, लैक्टिक एसिड जो है वो किस में होता है? तो आप याद रखना, लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस में होता है? सिरका में, सॉरी माय मिस्टेक, लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही के अंदर होता है। और दही जो है वो किससे बनता है? दूध से बनता है। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या है? दूध है। तो नो डाउट दूध के अंदर वैसे तो कोई अमल होता नहीं है, लेकिन दूध के सड़ने पर जब उसका दही बन जाता है तो उस वक्त उसमें कौन सा अमल देखा जाता है? लैक्टिक एसिड। बड़ा कॉमन क्वेश्चन था ये भी, और लगभग सभी बच्चों का सही होगा, क्योंकि सही होने वाला एक क्वेश्चन था, बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं था। एक उसमें ये था कि अति सूक्ष्म जो चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी जो चीज़ें होती हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन में, वस्तुओं के आवर्धन में, देखो आवर्धन का मतलब ये होता है बड़ा करके दिखाना, ठीक है ना। आवर्धन का मतलब क्या होता है? बड़ा करके दिखाना, मैग्निफिकेंट करना किसी भी चीज़ को। जैसे मतलब बहुत छोटा सा बैक्टीरिया है तो उसको अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, है ना। किसी भी सूक्ष्म संरचना को अगर आपने एनालिसिस करना है, उसको देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? तो नो डाउट उसमें आप किसके माध्यम से उसको देखेंगे? माइक्रोस्कोप। अब ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों का सही होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है इस प्रश्न का, है ना। देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, बहुत छोटे। स्कोप का मतलब होता है दर्शन करना, यानी देखना। तो छोटी वस्तुओं को देखना, उनको बड़ा करके, तो नो डाउट उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? माइक्रोस्कोप बन जाएगा। अब इसमें हाइड्रोस्कोप भी है, इलेक्ट्रोस्कोप भी है, पेरिस्कोप भी है। तो हम लोगों को तो ये देखना है कि छोटी सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म को इंग्लिश में माइक्रो बोलते हैं, स्कोप का मतलब होता है देखना, तो माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला यंत्र, है ना। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन था ये भी। और एक और देखिए, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग जो है, एनीमिया, है ना, एनीमिया यानी कि जिसको अपने बोलते हैं रक्तता, रक्त अल्पता, रक्त न्यूनता, रक्त क्षीणता वगैरह, ऐसे अपने इसको कहा करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एनीमिया रोग जो होता है वो वास्तव में किसके कारण होता है ना। तो इसमें जो है बड़ा सिंपल ऑप्शन बना कि कुछ तो विटामिन लिख रखे हैं, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एनीमिया रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। तो ये क्वेश्चन तो है, देखो भाई एकदम ही बेसिक क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का लेवल बड़ा हो सकता है। कब? जब आयरन की बजाय कुछ और दे दिया जाए, जैसे विटामिन B6, B9, B12, कोबाल्ट, है ना, हीमोग्लोबिन, RBC,
आयरन, सब है ना, इन सब की अगर कमी हो जाए तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं। अगर विटामिन जिनकी कमी से एनीमिया हो जाए तो B6, B9, B12 इनको अच्छे खासे तरीके से अपने को पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि जब ये बात आती है तब एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें पूछा गया था BCG के बारे में, है ना। BCG का पूरा नाम, एक तो एग्जाम्स में ये पूरा नाम कई बार पूछ लिया करते हैं, बैसिलस कैलमेट-गुरिन। तो कैलमेट-गुरिन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस टीके की खोज की, इसलिए उसने अपने नाम को ही इस टीके के नाम में प्रयोग में लिया और नाम पड़ा बैसिलस कैलमेट-गुरिन। क्वेश्चन ये है कि BCG का टीका जो है वो किस रोग से बचाव करने के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखना, BCG का टीका जो है वो एक तो TB में काम में लिया जाता है, पहली बात, और दूसरी बात है ये काम में लिया जाता है कुष्ठ या कोढ़ रोग के अंदर भी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या बनेगा, TB बनेगा ना। और कोढ़ में भी काम आता है, तो ये इसमें डिफ्थीरिया भी था, इसमें TB, कोलेरा, मलेरिया ऐसे दिए हुए थे जो अपने आप में सही नहीं है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ कि जो कार्डियक पेशी होती हैं, कार्डियक मसल, कार्डियक पेशी यानी कि हृदय की पेशी जो होती हैं वो किस प्रकार की है। तो देखिए इसमें क्या है, अनिच्छिक, रेखित, अरेखित ऐसे करके कुछ दिया हुआ है ना। तो इसमें अनिच्छिक और रेखित ये इसका राइट आंसर बनेगा, लेकिन रेखित और इच्छिक तो हृदय की गति जो है वो तो इच्छिक तो है ही नहीं। अब एक है इच्छिक, फिर अरेखित और इच्छिक, तो इसका मतलब क्या है कि क्या हृदय की जो गति है या हृदय की जो मूवमेंट होती है, धड़कन होती है, क्या वो इच्छिक क्रिया है क्या। सबसे पहली बात तो ये देखिए, इच्छिक तो है ही नहीं, वो तो अनिच्छिक है। तो इसके अंदर अनिच्छिक तो सिर्फ एक में ही दिया हुआ है ना, अनिच्छिक तो सिर्फ एक में ही दिया हुआ है। तो डायरेक्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि यह अनिच्छिक क्रिया है, और अनिच्छिक क्रिया होने के कारण अनिच्छिक व रेखित शब्द इसके अंदर यूज किया जाएगा, है ना। तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, एग्जाम में इस प्रश्न को भी पूछा गया था और बहुत ही साधारण प्रश्न था ये भी अपने आप में। और एक ये था कि सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा किसको कहते हैं। तो याद रखना साथियों, ये तो क्या है, फ्रक्टोज है ना। और इसके अंदर क्या है कि माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज ऐसे दे रखे थे। तो ये सबसे मीठी शर्करा नहीं, सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो क्या होती है, फ्रक्टोज शर्करा, जिसको हम लोग फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पके हुए फलों के अंदर फ्रक्टोज शुगर को ही देखा जाता है। जो मैंने ऑनलाइन क्लासें डाली थी ना, अगर उनको भी किसी ने देखा है तो निश्चित रूप से उस बच्चे को भी पूरा प्रॉफिट होना था, क्योंकि लगभग वैसे ही क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में एनालिसिस किया था वहीं से ये क्वेश्चन जो है पुट आउट हुए हैं। तो ये शिफ्ट जो 2 थी उसका जो है हमने आंसर जो है वो सेट किया है। अब मैं बात कर रहा हूँ शिफ्ट 3 जो है अपना तीसरी जो शिफ्ट थी उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, तो उनके बारे में जो है हम लोग अब बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी जो है साधारण क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखते हैं उसके बारे में कुछ और प्रश्नों के ऊपर चर्चा। देखिएगा, एक क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल रूप में होते हैं ना। तो कमरे के तापमान पर या कमरे के ताप पर तरल जो है या द्रव रूप में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको मैं बता दूं, इस ऑप्शन में हीलियम दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है, मर्क्यूरी दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे, एक तो ब्रोमीन, एक मर्क्यूरी, ये 2 ही हैं, है ना। ब्रोमीन तो है अधातु जो लिक्विड रूप में रहती है, मर्क्यूरी है धातु जो लिक्विड रूप में रहा करती है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये शिफ्ट 3 का केमिस्ट्री का एक बहुत ही सामान्य प्रश्न था जो 6वीं से 7वीं क्लास के बीच के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। बड़ा कॉमन क्वेश्चन था ये भी। और एक प्रश्न मैं आपको इसके नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ, उसको भी थोड़ा देख लेना। देखिए बहुत सिंपल है ये भी, जठर शोथ एक इसमें मतलब दिखा रखा है, गैस्ट्रिक अफेक्ट्स, जठर शोथ एक बीमारी है ना। इसके लिए शब्द जो है उसने यूज किया है गैस्ट्रिक, मतलब गैस्ट्राइटिस, ठीक है, गैस्ट्राइटिस जो है वर्ड इसमें यूज किया गया है। तो इसमें आप ये देखिए कि पहला शब्द क्या, जठर है। जठर के लिए शब्द यूज कौन सा होता है, गैस्ट्रिक, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आप कह सकते हैं, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को अपने बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। इनसे जो जूस निकलता है वो जूस कौन सा होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी कि जिसको अपने बोलते हैं जठर रस। अब आप ये समझिए जठर रस होता किस में, ये होता है स्टमक में। किस में होता है, देखो ये स्टमक में होता है, स्टमक यानी कि आमाशय।
तो अमाशय यानी कि अपना स्टमक जो उसकी बात हो रही है। तो इसमें ऑप्शन है पैर, त्वचा, फेफड़े और उदर। तो नो डाउट इसका संबंध जो है वो किससे लिया जाएगा, उदर से लिया जाएगा ना। तो एक ये भी क्वेश्चन जो है पटवार के अंदर पूछा गया था, अगर किसी को लोकेशन पता है तो आराम से वो इस प्रश्न का जवाब दे सकता था। एक और सुनिए, एक इसमें अपने पास क्वेश्चन है कि मानव में मेरु तंत्रिकाएं, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखना इसकी संख्या होती है 31 जोड़ी, और एक होती है कपाल तंत्रिकाएं, ये क्या बनती है, परिधि तंत्रिका तंत्र बनाती है। तो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, ठीक है ना। ये भी मैंने तंत्रिका तंत्र नाम का एक टॉपिक करवाया था, उसके अंदर ये भी जो है मैंने उसमें ऑरली बोला था कि जो तंत्रिका तंत्र जो है परिधि तंत्रिका तंत्र, उसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हूबहू वहाँ से भी सेम टू सेम जो क्वेश्चन है वो पुट आउट हो चुका है, वहाँ से सीधा सीधा ये प्रश्न उठा है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। और एक है मशरूम क्या है, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन। देन मशरूम क्या है, अब आप खुद जानते हैं मशरूम क्या एक प्रकार का कवक है। ये तो एकदम फोकट का सही नंबर है मान लीजिए, लेकिन इसको भी गलत करने वाले विद्यार्थी बहुत हैं, है ना। तो मशरूम क्या एक प्रकार का कवक है, बड़ा सिंपल एकदम, ठीक है ना। एक और बड़ा ही साधारण क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था इसमें, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा। और उसमें बात यह है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है इसको एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, ये क्वेश्चन है उसमें ना। तो उसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, जाइमेज। कौन सा बनेगा, देखो जाइमेज, है ना। जाइमेज एंजाइम फर्स्ट खोजा गया एंजाइम है, पहला खोजा गया एंजाइम जो है वो कौन सा है, जाइमेज। और मैंने कई बार ये बता रखा है कि यह किस में होता है, ईस्ट में होता है, जो कि एक प्रकार से एक कोशिकीय है कवक के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं। एक कोशिकीय कवक है ईस्ट, जिसको ईस्ट या हम लोग खमीर भी कह सकते हैं। और यह ग्लूकोज को अल्कोहल में, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को अल्कोहल में यानी कि जो शर्कराएं होती हैं उनका शराब में रूपांतरण करने के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़े लेवल का प्रश्न नहीं था, एकदम साधारण क्वेश्चन था। और एक और मैं बता देता हूँ डीपीटी, ये भी मैंने लाइव क्लास में जो है मैंने ऑनलाइन में इसके बारे में भी मैंने जो है एक्सप्लेन किया था। तो एक इसमें था डीपीटी। अब डीपीटी का पूरा नाम ही पूछा है अपने आप में, ये देख लीजिए। एक है डिप्थीरिया, डीपीटी के पूरे नाम में आप याद रखें, एक शब्द आएगा डिप्थीरिया, पी से बनेगा पर्टुसिस, पर्टुसिस है ना, टी से बनेगा टिटनेस। अब पर्टुसिस जो है वो अपने किसको कहते हैं, काली खांसी को कहते हैं, काली खांसी को अपने पर्टुसिस कहते हैं। तो ये डीपीटी का टीका इन 3 रोगों के अंदर यूज में आता है, और एकदम साधारण जो है वो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग भी पूछा गया था। तो ये मैंने आपको, और तीसरी शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको हल करवा दिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं शिफ्ट नंबर 4 के अंदर आए हुए उन 6-7 प्रश्नों पर, और उनके बारे में जो है हम लोग और प्रयास करके एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा था शिफ्ट 4 में, लाफिंग गैस किस गैस को कहा जाता है। तो बड़ा ही साधारण प्रश्न है कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं, N2O, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। बड़ा ही साधारण क्वेश्चन था, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और एक क्वेश्चन ये और है इसमें कि फेफड़े जो हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो फेफड़े पाए जाते हैं वक्ष में। वक्ष किसको बोलते हैं, वक्ष बोलते हैं छाती को, है ना। तो छाती के अंदर ही फेफड़े हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या था, वक्षीय गुहा। फ्री और फोकट का क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसमें देखो क्या है, उदरीय गुहा, पेट में थोड़ी फेफड़े होते हैं, मुख गुहा, मुंह में फेफड़े कब से होने लगे, है ना। एक हृदयावरणी गुहा, तो हृदयावरणी गुहा तो उनमें हार्ट होगा, तो फेफड़े कहाँ होंगे, वक्षीय गुहा में, छाती में होंगे। एकदम साधारण क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन इसमें और था, उसमें यह था कि कौन सा एक सुमेलित है, कोरोनरी अटैक, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, और एक था एथेरोस्क्लेरोसिस। तो मैं थोड़ा है ना आपको जो सुमेलित है उसी के बारे में बता रहा हूँ कि एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते किसको हैं, ये ध्यान रखो। एथेरोस्क्लेरोसिस ये एक ऐसा रोग है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो संतृप्त वसाओं का सेवन करने से होता है। संतृप्त वसा, संतृप्त वसा मतलब जो लोग घी खाते हैं उनमें। और ये संतृप्त वसा जो है वो क्या करती हैं, धमनियों में जम जाती है, और धमनियों में क्या उत्पन्न कर देती हैं, अवरोध उत्पन्न कर देती हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत बार हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वीडियोस में मैंने इसके बारे में बच्चों को बहुत बार बताया है
कि एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का एक रोग जो है वो धमनियों के अंदर ज़्यादा संतृप्त वसाओं का सेवन करने से होने वाला रोग है। तो ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। फूड मटेरियल टॉपिक में मैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हर बार चर्चा किया करता हूँ और यहाँ से भी एक पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था, है ना। और एक क्वेश्चन और था अरबी, यानी कि अरवी, नॉट अरबी, है ना। जैसे अपने आम भाषा में अरबी बोलते हैं, है ना, वैसे है अरवी। अरवी जो है वो कौन सा हिस्सा है, तो ये तो नो डाउट यार जमीन के अंदर का हिस्सा है ना। तो ये तो बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ जो इस प्रकार से पूछा गया था कि जो ब्रेड होते हैं, जो अनाज होते हैं, है ना, ये किसके अच्छे स्रोत हैं, अनाज वगैरह, ये पास्ता, है ना। तो विटामिन सी, अनाजों में तो विटामिन सी नहीं होता, कैल्शियम भी नहीं, वसाएं तो अनाजों में कभी देखी नहीं जाती, वसाएं तो तेल वाली फसलों में देखी जाती हैं। तो नो डाउट है इनके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देखिए और लास्ट, कि प्रोटीन की कमी। तो साथियों यहाँ पर एक बात याद रखना कि प्रोटीन की कमी जो है उससे कौन सा रोग होता है, तो सबका सही होना था। एक तो है मेरास्मस रोग और एक है क्वासिओरकोर रोग, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन था वो क्या था, क्वासिओरकोर रोग था, तो मैं स्पष्ट रूप से दिखा और हम लोगों ने क्वासिओरकोर रोग जो है वो किया भी। हाँ, ये भी याद रखना है कि प्रोटीन की कमी से मेरास्मस होता है और यह प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी यह रोग होता है ना। तो साथियों इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीटली जो है वो एनालिसिस किया पटवार के अंदर आए हुए अपने इन प्रश्नों के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको सिर्फ निशान लगाना जरूरी नहीं है, हमने जो एनालिसिस किया इन प्रश्नों को आप लोगों को पसंद आया होगा और एक एक प्रश्न पूर्णतया सही है, किसी भी प्रकार का कोई मैंने जो है गलत नहीं बताया आप लोगों को, जो पूर्ण रूप से मतलब एकदम स्पष्ट है, सत्य है, बस वही मैंने आपको आंसर बताए हैं। तो किसी भी प्रकार का गलत आंसर नोटिस न करें, जो सही एक्सप्लेनेशन के साथ जो मैंने आपको जानकारी दी है उसको ज़रूर आप देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि साइंस का कंप्लीटली जो आप लोगों का आंसर था, है ना, जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया। और जिन विद्यार्थियों ने पटवार के जो हमने वीडियोज़ बनाए थे उनको अगर देखा है तो निश्चित रूप से उनको जो है ये फ़ायदा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।